तो सत्ता के महासंग्राम के पहले चरण की लड़ाई जारी है। जनता के हाथ इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। वोट डालने की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, मंडला की बात करेंगे। मंडला प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी की गारंटियों की जीत होगी और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता का भरोसा मोदी के साथ है और हम पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 400 पार का सपना साकार होगा। काम के आधार पर जनता चुनाव करेगी। सिंह कुलस्ते एक वो चेहरा है, वो नाम है जिन पर मंडला की जनता ने लगातार कई चुनावों से भरोसा जताया। सर, इस बार कैसा रुझान देखने को मिला जब आप लोगों के बीच पहुंचे? देखिए, जनता लगातार संपर्क में और उनके बीच में जाना, तो जिस प्रकार का अनुभव जनता का आया है, इससे लगता है पिछले चुनावों से और बेहतर अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि इस समय मोदी की गारंटी ये पूरे देश में एक ऐसा गरीब कल्याण की योजनाओं को जितना प्रभावी तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन और आम जनता तक पहुंचा है, वो एक बहुत बड़ा कारण बना है और यही इसका पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाला विषय है। जी सर, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी की गारंटियां तो हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार न्याय की गारंटियां, सामाजिक न्याय की बात की। राहुल गांधी ने आदिवासी वर्ग पर खास तौर पर बहुत ज्यादा फोकस किया। देखिए, 60 सालों में कोई न्याय दे नहीं पाया, आज न्याय की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस पे कितना जनता विश्वास करेगी कांग्रेस के इस न्याय पर, ये कहना अभी बहुत कठिन है। और मुझे लगता नहीं कि देखिए केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये सारे प्रयोग करती है। और आदिवासियों का जहाँ तक सवाल है, कभी आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों के हित के बारे में कभी सोचा नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और मैं अपने कार्यकाल का भी उदाहरण मैं दे सकता हूं कि आदिवासियों के लिए हमने बहुत काम किया। उनके सम्मान का, प्रतिष्ठा का, जो उनको अधिकार का विषय है, वो भी हमने किया है। सर, एक आखिरी सवाल, 400 पार का नारा इस बार गूंज रहा है और मंडला, छिंदवाड़ा, ये तमाम बड़ी सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है, तो 400 पार का सपना पूरा होगा सर? देखिए, पूरा 400 पार का सपना पूरा होगा और जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ और लोग भी देख रहे हैं, देश के लोगों का जैसा रुझान आ रहा है। देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया है कि 400 पार का सपना पूरा होगा। कांग्रेस पर भी वो जमकर बरसे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए। आज न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय कभी दिलाया नहीं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त मंडला से हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, अभी वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा है? किस तरह की एक्साइटमेंट अभी भी लोगों में है? क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन वोट प्रतिशत दिखा रहा है कि गर्मी से बहुत ज्यादा फर्क लोगों को पड़ नहीं रहा है। अब बिल्कुल आशीष, मुझे आवाज आपकी ठीक से नहीं आई। गर्मी का फैक्टर के बारे में आप शायद बात कर रहे हैं। जी, बूथ पर क्या कुछ चल रहा है? बूथ पर क्या कुछ चल रहा है? क्या अपडेट है? यही जानना हुई है, उसका असर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय जो बिल्कुल मैं वही अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कवरेज कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त माहौल जो है वो नजर आया, वोटिंग के प्रति लोगों में उत्साह था। लेकिन जब शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो आपको यहां पर नजर आएगा कि उतनी लंबी लंबी कतारें नहीं हैं। लोग आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग यहां पर निकल कर आ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मंडला शहर का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर वोटिंग का काम जो है वो लगातार जारी है, लगातार किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग की ओर से, जिन्हें ट्रेन किया गया था, वो बैठे और मतदान इस समय करा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दोपहर हो चुकी है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, उसका भी असर है कि मतदान के प्रतिशत में थोड़ी सी जो कमी है वो यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब शाम को 4 साढ़े 4 बजेंगे तो एक बार फिर से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर निकलकर सामने आने लगेंगे। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, लोगों को कई तरीके से जागरूक भी किया था। देखिए, देख सकते हैं आप, मंडला करेगा मतदान, ये लिखा हुआ है। सेल्फी पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर वो लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। पानी की व्यवस्था है, छांव की व्यवस्था है। तो तमाम तरह से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए, उत्साह बढ़ाया जाए। ये सारी चीजें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई और अच्छा खासा मतदान भी मंडला में हुआ है। 32% के उससे अधिक कुछ मतदान जो है वो 11 बजे तक यहाँ पर हो चुका है और ये मतदान प्रतिशत आने वाले समय में और बढ़ेगा। हो सकता है कि अगले 2-1 घंटे के जो प्रतिशत
आएंगे उसमें थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हाइक पकड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। टेम्परेचर करीब करीब 40 डिग्री के आसपास यहां पर पहुंचने की इस वक्त जो संभावना है और जैसा लग रहा है वो उसके कारण थोड़ी सी यहां पर जो मतदान में गति है वो धीमी हुई है। हालांकि एक बार फिर से ये गति पकड़ेगा और पूरे मध्य प्रदेश की अगर वक्त हो चला है और वोट प्रतिशत जो मंडला के आ रही हैं वो पिछले बार के चुनाव के मुकाबले में क्या सही है, ज्यादा आ रही है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव की हम बात करते हैं तो 60 से 70% तक जो वोटिंग का एक एवरेज है वो कहीं ना कहीं जाता है। और अगर पहले ही 4 घंटे के जो 7 बजे से 11 बजे तक का ऑफिशियल आंकड़ा है तो वहां 32% वोटिंग हो चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश की एवरेज वोटिंग 30% के आसपास है। तो इससे कहा जा सकता है कि अच्छी वोटिंग जो है वो मंडला लोकसभा क्षेत्र में हो रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट भी है। यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते जो मौजूदा बीजेपी के प्रत्याशी है, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ओमकार सिंह मरकाम पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा विधायक है, वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है। तो ये भी एक वजह है, ये भी एक कारण है कि यहां पर उत्साह बना हुआ है। और छिंदवाड़ा के साथ साथ मंडला वो दूसरी सीट है वो जो लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चा में रही है। जी बिल्कुल स्वाभाविक है और ये वोटिंग परसेंटेज शाम होते होते कुछ और बढ़ेगा, हम उम्मीद करें। प्रवीण साहू से हम बात करें तो उस वक्त प्रवीण आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। चर्चा उसी प्रश्न पर थी कि एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाता है जहां पर सभी सुविधाएं, एक तरफ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर नदी नाले पार करके वोटर वोट करने जा रहा है कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का एक मौका वहां पर हो। क्या विशुद्ध राजनीति की एक जो पराकाष्ठा है या विशुद्ध राजनीति की एक दहलीज है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं? आरोप प्रत्यारोप में हम उलझ कर रह गए हैं, इसी वजह से आज ये दो अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। देखिए आदरणीय मोदी जी के अगर संसद के बयान की अगर आप समीक्षा करें तो उन्होंने पूर्व के प्रधानमंत्री की विकास कार्यों की प्रशंसा भी की थी, केवल निंदा करने के काम नहीं है, कुछ अच्छे कार्य किए तो हमने प्रशंसा भी की थी। लेकिन जो आदरणीय उपदेश जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से कमी रही है, इसलिए जिस पार्टी के पास 60 वर्षों से अधिक केंद्र में सत्ता थी उस इच्छा शक्ति के अभाव के चलते देश की विकास गाथा को उन्होंने ठप कर दिया। देखिए हमारे पास वर्तमान में अगर 10 साल के हम कार्यों की समीक्षा देखते हैं तो देखिए हमारे पास है नीति है, नियत है और नेतृत्व है। ये नीति नियत और नेतृत्व भारत के विकास की ओर है। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, देखिए आदरणीय इंदिरा जी जब चुनाव लड़ रही थी तो कह रही थी कि ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज कह रही है कि जाति जनगणना की हम बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की स्थिति पर आ चुकी है। करप्शन तो पहले भी थी, आज इनका कंफ्यूजन लगातार इतना बढ़ चुका है कि क्या किस बात पर जनता से वोट मांगना ये इनको पता नहीं है। हमारी नीति निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति की अंतिम व्यक्ति की विकास की हम बात कर रहे हैं। देखिए कुछ स्थानों पर अगर यदि दुर्गमता है, सुगमता नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच में रोक रहा हूं। कोई पार्टी, देखिए किसी दलगत विषय में न पढ़ने के ही विषय पर यह सवाल किया गया था, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो मैं उसी पर सवाल कर लेता हूं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि ऐसे समूह बना करके और किसी भ्रष्टाचार के चलते मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को छूना पसंद नहीं करूंगा। समय बदल रहा है सर, इंदिरा जी का युग अलग था, अटल जी का युग अलग था, आज राहुल गांधी का युग कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, सोनिया गांधी का युग कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और बीजेपी में किसका चल रहा है इसकी शायद नाम लेने की भी जरूरत नहीं, कांग्रेस वालों को भी पता है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी का युग चल रहा है, सोनिया गांधी जी का युग चल रहा है, लेकिन आपने अपने कोर्ट में कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उपयोग नहीं किया नाम का। इसका मतलब विशुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा खून पसीने से। ठीक है प्रवीण जी, आपके पास आएंगे दोबारा। अमित शाह को हम दिखा रहे हैं, अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीर, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां मतदाताओं की तस्वीर दिखा रहे हैं जो वोट डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और यहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं माफ कीजिएगा, नामांकन दाखिल करने के लिए। बिल्कुल, और चौथे चरण के जो लोकसभा सीट हैं उसके लिए चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका अंशिका, और अभी हमारे दर्शकों को ये थोड़ी कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चौथे चरण के वोटिंग के लिए चल रही है इस वक्त, और जो प्रथम चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है ये दो, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमित शाह जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में
उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। गांधीनगर से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और गांधीनगर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सेफेस्ट सीट मानी जाती है और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे प्रमुख चेहरों में से एक अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं और गुजरात बीजेपी के कुछ नेता उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही गुजरात के इस वक्त जो परिदृश्य है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बीजेपी ने इसे अपना एक अभेद्य किला बना लिया है। कांग्रेस पार्टी यहां पर संघर्ष कर रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश में है। हालांकि क्या उसकी आगे स्थिति रहती है यह भी देखने का विषय होगा। गांधीनगर से इस वक्त अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वर्तमान सरकार में केंद्र की गृह मंत्री का पद संभाल रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और अभी भी चुनावी रणनीति में सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं, जो अगर परिणामों के लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल, और यहाँ अमित शाह के साथ भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के, वो भी मौजूद हैं और साथ ही ये बड़े चेहरे इस वक्त हम देख पा रहे हैं जो कि गांधीनगर से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं नामांकन केंद्र। और थोड़ी ही देर में देखिए प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है नॉमिनेशन फाइल करने का। मुख्यमंत्री गुजरात के भी इस बीच यहां मौजूद है, भूपेंद्र पटेल अमित शाह के ठीक बगल में आप देख सकते हैं। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहे क्योंकि खबरें पूरी दुनिया की जो अभी जरूरी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना, उनमें अभी सर्व जो प्रमुखता है वो इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरों को हम दे रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट फेज का ये वोटिंग चल रहा है मध्य प्रदेश की 6 और 1 छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट पर। साथ ही साथ जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो भी इस वक्त जारी है और चौथे चरण के लिए जो मतदान होना है उन सीटों पर, जिनमें कि एक और महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से गांधीनगर की सीट और 13 मई को इन सीटों पर मतदान होगा। और आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वप्रमुख चेहरों में से एक हैं अमित शाह यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से। और आपको बता दें कि 18 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी हुई और अब चूंकि जो ये पूरी प्रक्रिया है ये 25 तारीख तक चलेगी और 26 तारीख को स्क्रूटनी का समय होगा और उसके बाद 2 दिन का समय और होगा जो नाम वापसी के लिए, जो कि कोई ऐसे कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं या किसी भी परिस्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उनके पास 2 दिन का समय होगा स्क्रूटनी के दिन के बाद से। तो अमित शाह अब इस बार का जो गांधीनगर से एक बार फिर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर लोकसभा के उम्मीदवार। तो इस वक्त वो अपने फॉर्म को क्रॉस चेक कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना रहे। और ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप उसे ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनाएं और वहां पर मौजूद जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके वरिष्ठ जन हैं या आपके साथ जो वहां पर गए हैं, कोई त्रुटि ना रह जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि कई बड़े चेहरे किसी वजह से, कोई त्रुटि हो जाने की वजह से चुनाव भी नहीं लड़ पाए। तो ये गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जब बात अमित शाह की हो तो हम इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। बिल्कुल, और ये गांधीनगर से सीधी तस्वीर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर 2019 को भी अगर हम याद करें तो बीजेपी ने इस राज्य की सभी 26 सीटों पर अकेले ही जीत हासिल की थी। और अब देखना होगा 2024 में किस तरीके के नतीजे आएंगे। फिलहाल उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो अमित शाह को आप देख रहे हैं, अमित शाह बीजेपी के कैंडिडेट उतारे गए हैं चुनावी मैदान में और उनका मुकाबला सोनल पटेल से है। तो आमने सामने 2 चेहरे और अमित शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा फॉर्म्स होता है जो फिल करने का, वो अमित शाह इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सिग्नेचर्स और तमाम जो डिटेल्स भरने होते हैं वो करते हुए नामांकन केंद्र से ये सीधी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं जो कि गांधीनगर से प्रत्याशी उतारे गए हैं और साथ ही नॉमिनेशन दाखिल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इतिहास अगर देखें तो 2009 से 1989 तक भाजपा के ही कैंडिडेट जीतते आए। उसके बाद 1984 की अगर बात करें तो कांग्रेस, 1980 की बात करें तो कांग्रेस, 1977 की बात करें तो बीएलडी। ये कुछ इतिहास रहा है गांधीनगर सीट का। और अब अमित शाह को आप देख रहे हैं, देखना होगा 2024 के नतीजे कैसे होंगे। लेकिन 2019 की तरह ये जीत का एक बार फिर से बीजेपी गुजरात में दोहराएगी, ये देखना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है अमित शाह ने। और ये जो इतिहास हमारे सहयोगी बता रही थी ये रिवर्स में है दरअसल। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतंत्र में अभी एक तरफ हम देख रहे हैं कि उत्सव
भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल तो मना ही रहे हैं, आम लोग भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और ये जिम्मेदारी जो है वो हर कैंडिडेट की है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल सही समय पर करे। और अमूमन हमने देखा है कि जो बड़े चेहरे होते हैं, जो दिग्गज नेता होते हैं, वो बड़े गाजे बाजे के साथ और बहुत ही बिल्कुल अंत समय में जो नॉमिनेशन की आखिरी डेट तक जाकर यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करते हैं और अब ये सही समय पर लगातार जो नॉमिनेशन फाइलिंग है वो भी हमने आपको दिखाया और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रवीण साहू से हमारी बात हो रही थी इस बारे में कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद पर खरा उतर पा रही है कि उन्हें दोबारा से लोग चुने, और बल्कि दोबारा नहीं, ये तो तीसरी बार होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि प्रवीण जी एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। अगर मजबूत विपक्ष ना हो तो सत्ता पक्ष में रहने का संभव है कि वो मजा भी ना रह जाए लोकतंत्र में। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी के मैं नामांकन पर छोटा सा 30 मिनट का कमेंट दूंगा। देखिए, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि खड़े होकर आपने निर्वाचन के पत्र का वाचन कर रहे थे, आपने कहा कि क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। मैं 75 को कोट करना चाहूंगा 1975 का, जब आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को हाईकोर्ट ने रद्द इसलिए कर दिया क्योंकि उन पर आरोप सिद्ध हुआ कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। ये कांग्रेस की सरकार थी जहां पर सरकारी मशीन का दुरुपयोग करते हैं, और आज अगर हम कहें तो गृह मंत्री स्वयं अपने जो निर्वाचन पत्र को स्वयं खड़े होकर, बाकी लोग जब बैठे हैं तो स्वयं अपने वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये प्रमाणित होता है कि हमारी यह व्यवस्था लोकतंत्र के हित में काम कर रही है। और रही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष तो खुद एकजुट नहीं है। हमने कभी इनके चेहरा इमरजेंसी लगाकर विपक्ष को कुचलने का काम नहीं किया। हमने इस प्रदेश में, इस देश में कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाई। लोकतंत्र की हमने लगातार रक्षा की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि इनके लोग, इनके कद्दावर, इनके नेता स्वयं अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। G23 नेताओं के माध्यम से लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर यह संदेश पहुंचाएगा कि उनके नेता नाराज है। कुछ विषय को आप मान लीजिए, लेकिन इनका जो नेतृत्व है लगातार केवल एक पार्टी, एक परिवार के पीछे ही लगा रहा, इसलिए उनके पार्टी के जो गद्दावर नेता है छोड़ते जा रहे हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं इस देश में अच्छी विपक्ष की भूमिका हो, लेकिन यदि विपक्ष के नेताओं का विपक्ष के अंदर ही सम्मान ना हो तो किस प्रकार विपक्ष बचा रहेगा। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र रहे, उसकी रक्षा के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं चाहता कि उसकी पार्टी अच्छी रहे और आगे बढ़े। लेकिन देश के नेतृत्व के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथों में हो, धरातल पर प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। क्योंकि हमारा नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, जो 18 घंटे प्रतिदिन जो काम करते हैं और जिनकी प्रशंसा केवल इस देश का नागरिक ही नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, या पैपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो उनके चरण पर स्पर्श कहते हैं कि भाई मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके कारण हमारे देश में बहुत सारे लाभ हुए। इस बीच और भी खबरें दर्शकों को दिखा देते हैं। छिंदवाड़ा में कांटे का मुकाबला है। वोट डालने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने दावा किया है कि नकुलनाथ इस बार चुनाव हारेंगे और जनता मोदी की गारंटी और विकास को चुनेगी। वहीं उनकी पत्नी ने भी कहा कि जनता विकास को चुनेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी सुनाएंगे अपने दर्शकों को। मोदी जी ने तो देश में परिवर्तन लाया। अब छिंदवाड़ा उस परिवर्तन को देखना चाहती है। 45 वर्षों का परिवारवाद, सामंतवादी, धनबल की राजनीति और षड्यंत्र की राजनीति को मिटा करके भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहती है। और जो षड्यंत्र अभी हुआ, जो षड्यंत्र छिंदवाड़ा की जनता ने बहुत बार देखी है, जो प्रतुल चंद जी के साथ हुआ, जो प्रहलाद जी के साथ हुआ, वो फिर हुआ। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, मेरे बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है। तो षड्यंत्र जैसे ही होना था उसके पहले कमलनाथ जी के निज सचिव आर.के. मिगलानी का वीडियो आ गया और किस तरीके से छिंदवाड़ा की जनता के साथ कर रहे हैं। हाँ, मोदी है तो गारंटी है। आपको लगता है इस बार कमलनाथ का घर ढह जाएगा इस बार छिंदवाड़ा में? हाँ, कमजोर हो चुका है इसलिए ढह जाएगा। हाँ, मोदी है तो गारंटी है। आपको लगता है इस बार कमलनाथ का घर ढह जाएगा इस बार छिंदवाड़ा में? हाँ, कमजोर हो चुका है इसलिए ढह जाएगा। हाँ, मोदी है तो गारंटी है। आपको लगता है इस बार कमलनाथ का घर ढह जाएगा इस बार छिंदवाड़ा में? हाँ, कमजोर हो चुका है इसलिए ढह जाएगा। हाँ, मोदी है तो गारंटी है। आपको लगता है इस बार कमलनाथ का घर ढह जाएगा इस बार छिंदवाड़ा में? हाँ, कमजोर हो चुका है इसलिए ढह जाएगा। बस नहीं लेना, शादी में चलना भी। तो रिएक्शंस आप देख रहे थे जो कि विवेक बंटी साहू और उनकी पत्नी ने वहां के चुनाव को लेकर के, वहां के वोटिंग से पहले, वोट डालने से पहले दिए। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। महासमुंद के
धमतरी और जांजगीर में लोकसभा के सक्ती में भी वो सभा करेंगे। दरअसल 24 को सरगुजा में पीएम मोदी की रैली होनी है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो सुपरस्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी का दावा यही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ की धरा पर आने वाले हैं और अभी इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए
10:30 बजे आप सभी एक बार मतपेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की उसे वोट की अपील की है और ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे बाहर निकले और इस सीट के इतिहास को, जबकि हमारी सहयोगी अंशिका भी इस बारे में जिक्र करती है, उस इतिहास को एक बार फिर से अमित शाह ने अपने अंदाज में दोहराया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये महा कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगा। बहुत जल्द लौटते हैं। बढ़ते पोल्यूशन तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर की है, उस पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज This news is cool. बताइएगा लगातार आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। नंबर 1 चैनल और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं।